नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं टॉपिक जिसका नाम है ज्योग्राफी इन 18th एंड 19th सेंचुरी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, डार्क एज से होते हुए हम रेनेसा पीरियड तक पहुँच गए थे और रेनेसा पीरियड वाला जो टॉपिक था उसको हमने ख़त्म किया था बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में। उसका एक अलग वीडियो मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि रेनेसा पीरियड में कई सारे और जोग्राफर्स थे, एक्सप्लोरर थे, लेकिन जो बर्नहार्ड वारेनियस ने काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था। उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है ज्योग्राफी में एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही मेजर चेंज ला दिया था। एक जो डिवीज़न उन्होंने बता दिया था स्पेशल एंड रीजनल का, उसकी वजह से। ठीक है, तो बर्नहार्ड वारेनियस की वीडियो पे हमने रेनेसा पीरियड का जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18th एंड 19th सेंचुरी की ज्योग्राफी के बारे में। तो बेसिकली अगर हम लाइन से चल रहे हैं, जो कि चल ही रहे हैं, तो जो हमारा रेनेसा पीरियड था यानी कि जो पुनर्जागरण काल था, उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाता है पुनर्जागरण काल, तो ज्योग्राफी में आता है हमारा 18th एंड 19th सेंचुरी की ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी के जो भी 18th एंड 19th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, जो भी थॉट प्रोसेसेस नई नई आई हैं उनके बारे में। जैसे कि अगर हम ऐसी बेसिक आपको बता दूं तो एक है पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल थॉट, ठीक है, या स्कूल ऑफ थॉट आप कह सकते हैं। एक है प्योर ज्योग्राफी का थॉट स्कूल। तो इन्हीं के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं 18th एंड 19th सेंचुरी की ज्योग्राफी के बारे में कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था और कैसे ज्योग्राफी में फिलॉसफी का एंटर हुआ है, फिलॉसफी आई है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हूं हिमांशु शर्मा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो 18th एंड 19th सेंचुरी में ज्योग्राफी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, ज्योग्राफी ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, 18 एंड 19th सेंचुरी अगर हम इसके बारे में ओवरव्यू देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है कि भाई इस 18 एंड 19th सेंचुरी में किस विधा में या किस ज्योग्राफी के किस पार्ट में बहुत ज़्यादा काम हुआ है या किस ब्रांच में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो आप देखेंगे 18 एंड 19th सेंचुरी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ है, मेजर कंट्रीब्यूशन वो किसमें हुआ है, इन नेचुरल साइंसेस। ठीक है, नेचुरल साइंसेज या फिर आप नेचुरल ज्योग्राफी के जो फिनोमेना है उनको भी कह सकते हो, इसमें रख सकते हो। तो मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ है नेचुरल साइंसेज में। ठीक है, अब किसने काम किया है तो आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज, कंट्रीज डन ग्रेट वर्क इन दिस एज। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल काम किया था 18वीं एंड जो 19वीं सदी है या सेंचुरी है जो आप कह लें, उसमें सबसे ज़्यादा काम जिसने किया था वो कौन थे, यूरोपियन। और इसी समय पर जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा नेचुरल साइंसेज में काम हो रहा था, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो उसी तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ थी, बहुत सारी अकेडमीज़ थी ज्योग्राफी की जिनको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ geographical academies and societies
अब सवाल उठता है कि ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी जोग्राफिकल एकेडमीज एंड सोसाइटीज, बट कहाँ हुई थी? तो उसका आंसर क्या है? जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। तो आप लिखेंगे सोसाइटीज इन जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। इन जगहों पर जोग्राफिकल सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। और इन जोग्राफिकल सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव क्या था? वो यही था कि जो न्यू जोग्राफर्स हैं, जो यंग जनरेशन निकल रही है उस समय पे, उन तक जो काम हमारे करेंट जोग्राफर, प्रेजेंट जोग्राफर कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर कुछ भी रिमार्केबल वर्क है और उसको पब्लिश किया जा रहा है, तो वो नई जनरेशन तक पहुँचे और उनको भी अट्रैक्ट किया जा सके। एक मोटिव ये था। और दूसरा, ये ग्रांट्स वगैरह देते थे, पुरस्कार वगैरह दिए जाते थे, ताकि जो हमारे जोग्राफर्स वर्क कर रहे हैं उनको जब हम पुरस्कृत करते हैं, ठीक है, उनको फेलिसिटेट करते हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी क्या करती है? वो मोटिवेट होती है उस फील्ड में आने के लिए, ठीक है। और रिसर्च वगैरह ऑर्गेनाइज कराना या पब्लिश कराना, उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प है, ये सारी चीज़ें करने के लिए जोग्राफिकल सोसाइटीज़ एंड एकेडमीज़ को इस्टेब्लिश किया गया उस समय। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन एकेडमीज़ के इस्टेब्लिश होने के बाद जोग्राफिकल फील्ड में या फिर भूगोल के क्षेत्र में एक तरह से बूम आ गया। अभी आप देख रहे थे, आपने ग्रीक पढ़ा, आपने रोमन पढ़ा, आपने डार्क एज पढ़ा, रेनेसा पीरियड पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंस नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, पुरस्कृत नहीं किया। हाँ, मृत्युदंड वगैरह मिले कुछ लोगों को, लेकिन अभी वो सब प्राचीन बातें हो गई हैं। हम उनको पढ़ते पढ़ते आ गए हैं 18th एंड 19th सेंचुरी में। यहाँ पर अब एक तरह से ऑर्गेनाइज वर्क होने लगा है, सिस्टमैटिक वर्क होने लगा है, और चीज़ों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही मैंने आपको लगता है कर दिया है एक्सप्लेन, लेकिन आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि इस एज में बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल सोसाइटीज़ एंड एकेडमीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि ये सारे काम हुए थे। अगला पॉइंट कि इन सारी चीज़ों के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने ज्योग्राफी की किस ब्रांच में या ज्योग्राफी की किस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम किया था, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे आप? जियोग्राफर्स वर्कड इन जियोलॉजी, बॉटनी, कॉमा, ठीक है। अब जियोलॉजी, बॉटनी हो गया, और ज्योग्राफिकल सोसाइटीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी में तो काम किया ही होगा। और ज्योग्राफी और जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंतर, अगर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसमें हम ज्योग्राफी के बहुत सारे फील्ड्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया यानी कि मानव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी हो गया यानी कि जीव विज्ञान, मीटियोरोलॉजी हो गया यानी कि मौसम विज्ञान, एंड ऑफ कोर्स ज्योग्राफी तो है ही है, ठीक है। तो सारे एस्टेब्लिशमेंट के बाद किस किस फील्ड में हमारे ज्योग्राफर्स ने काम किया। अब आप पूछेंगे कौन कौन से ज्योग्राफर थे, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ज्योग्राफर थे। बेसिकली यहाँ पे आपको ओवरव्यू बताया जा रहा है कि 18-19 सेंचुरी में इन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा काम हुआ, रिमार्केबल काम हुआ, जिनको आगे ले जाकर आने वाली जनरेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। उन्होंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नए स्कूल ऑफ थॉट की, ठीक है। ये नया स्कूल ऑफ थॉट क्या है? अब यहाँ पे स्कूल का मतलब ऐसा नहीं है, ये स्पेलिंग तो सही है, स्कूल ही है, लेकिन यहाँ पे स्कूल का मतलब ये नहीं कि किसी बिल्डिंग में किसी एक विचारधारा के लोगों को पढ़ाया जाता है। ये स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है कि एक ग्रुप है जो कि सेम विचारधारा को फॉलो करता है, तो उस ग्रुप को हम स्कूल ऑफ थॉट कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको इतना तो पता ही होगा जब आप हायर एजुकेशन में हैं, ठीक है। आप
हायर क्लासेस में है। तो कौन सी विचारधारा है जिसका यहाँ पे आगमन हुआ या एंट्री हुई है? विचारधारा का नाम है पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। पॉलिटिको यानी कि राजनीति, स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी। राजनीति एंड सांख्यिकी का मिला जुला जो रूप है, उसके थॉट का जो स्कूल है या स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी ज्योग्राफी में एंट्री हुई। बेसिकली ये करते क्या थे, किसी भी रीजनल किसी भी क्षेत्र को या किसी भी रीजनल ज्योग्राफी की बात कर लें, उसका जब डिवीज़न करते थे तो डिवीज़न करने के लिए जो बाउंड्री का ये यूज़ करते थे, जिस बॉर्डर का ये यूज़ करते थे, वो होती थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट्स का, जैसे कि मान लीजिए एक राज्य की सीमा ये है, एक राज्य की सीमा ये है, लेकिन उस समय तो मोनार्की चलती थी, ठीक है, राजशाही हुआ करती थी, तो लोग जीत लेते थे। तो उस हिसाब से मान लीजिए अभी हमने डिमार्केट किया है किसी की बाउंड्री को किसी भी राज्य के हिसाब से कि राज्य ए यहाँ पर खत्म हो जाता है, बी यहाँ से शुरू होता है, जो कि इस तरह से खत्म होता है, सी यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभी प्रॉब्लम बाद में बताई जाएगी, लेकिन अभी भी आपको एक बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये लोग पॉलिटिकल यूनिट्स यानी कि एक राज्य की सीमा को ही डिमार्केट कर देते थे ज्योग्राफी के फिनोमेना को भी डिवाइड करने के लिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि दे डिड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। तो मान लीजिए कि ये ए है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये ए जो है इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, तो हमने डिमार्केट कर दिया भाई, इसकी जो ज्योग्राफी है वो भी अलग हो गई और ये राज्य तो अलग है ही है। फिर ये बी है, फिर ये सी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए बी पर अटैक कर दे या बी ए पर अटैक कर दे, या कोई भी किसी पर अटैक करे। मान लीजिए बी ने ए को जीत लिया तो ये लाइन तो चली जाएगी, अब बी बी सी में आ जाएगा, ये पूरा एक हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप किसी को बताओगे तो आप तो यही बताओगे कि हमने डिमार्केट किया था कि ए की जहां बाउंड्री खत्म होती है वहां तक एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। बट यहां पे तो आपने देखा नहीं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि ए तो अब रहा ही नहीं ना, ए को तो बी ने जीत लिया, तो अब ये पूरा का पूरा बी राज्य है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि द ज्योग्राफर ऑफ पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी डिड द डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, ये हेडिंग आपने डाल ली होगी, इसको भी रफ कर देते हैं और देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक हमारे ज्योग्राफर हुए जिनका नाम है बुश्चिंग। ठीक है, तो बुश्चिंग के नाम से ही ये शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट, डेवलप्ड बाय बुश्चिंग। ठीक है, बुश्चिंग ने इसकी शुरुआत की। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट इनकी जो शुरुआती किताबें थीं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप लिखिए इन हिज इनिशियल बुक्स हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज the description of the earth। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और फिर इन्होंने डिस्क्राइब तो किया, बट कैसे किया, देखिए ही यूज्ड पॉलिटिकल यूनिट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ही यूज्ड पॉलिटिकल यूनिट्स टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी, टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी। ठीक है, या डिस्क्राइब रीजनल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल रीजन भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ICAL लगा लीजिए, ज्योग्राफिकल रीजन। तो ज्योग्राफिकल रीजन को इन्होंने किस पर डिफाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है,
फिर उसके बाद जो मैं किताब की बात कर रहा था, इनकी किताब का नाम है न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और इन्होंने किताब को 1-2 पार्ट में नहीं, पूरे 15 पार्ट में लिखा है। 1754 से लेके 1752 तक, 1754 से लेकर 1792 तक, 52 बोल रहा था, 1754 से 1792 तक इन्होंने 15 पार्ट पब्लिश कराए। इनकी बुक जिसका नाम था न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए 15 पार्ट्स। 15 पार्ट्स में इन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश कराई हैं, और एक लंबा अंतराल है, मतलब 1754 से 1792 तक, ठीक है, मतलब अच्छा खासा समय इन्होंने लिया है, बहुत ही विस्तार से अपनी किताबों में बात की है, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं। अब इन्होंने पॉलिटिकल यूनिट्स का तो यूज़ कर लिया रीजनल ज्योग्राफी या ज्योग्राफी में रीजनल डिवीज़न करने के लिए, बट उसके अलावा जब ये स्टैटिस्टिकल की बात होती है, आपको जैसे पता है पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल है, तो इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल वर्क किया है अपनी बुक्स में, उसके लिए इन्होंने 2 लोगों का डेटा यूज़ किया है। बेसिकली 3 जगह से डेटा लिया है। पहला है कि ही यूज्ड द डेटा ऑफ नेशनल सेंसस, ठीक है, नेशनल सेंसस यानी कि उस समय जो जनगणना होती थी राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जो डेटा था उसको इन्होंने यूज किया है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने स्टैटिस्टिकल मटेरियल यूज किया। ही ऑल्सो यूज्ड स्टैटिस्टिकल मटेरियल कलेक्टेड बाय। अब कौन से वो लोग हैं जिनका डेटा इन्होंने यूज किया है, थोड़ा सा नाम टफ है याद करने के लिए, जैसे कि आचेन वाल, ठीक है, आचेन वाल का डेटा यूज किया। और उसके बाद शुशमिल्च, ठीक है। तो इन 2 लोगों का डेटा इन्होंने बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से यूज़ किया है अपना काम करने के लिए, और साथ ही साथ राष्ट्रव्यापी जो जनगणना कराई गई थी उसका डेटा इन्होंने यूज़ किया। तो बेसिकली इन्होंने अच्छा खासा लोगों पर प्रभाव डाला पॉलिटिकल या पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करने के लिए ज्योग्राफी के डिस्क्रिप्शन में, ज्योग्राफी में जो रीजनल डिवीज़न होता है उसके लिए। बट जैसे कि पैराडाइम होता है ना, पैराडाइम शिफ्ट होता है। पैराडाइम क्या होता है उस पर अलग वीडियो बनेगी, वो एक अलग टॉपिक है। बट पैराडाइम शिफ्ट का बेसिक मतलब अगर कहें तो थॉट प्रोसेस का चेंज हो जाना। तो लोगों ने इनको फॉलो किया, अच्छी खासी मात्रा में फॉलो किया, बट आफ्टर सम टाइम जोग्राफर्स started oppose to this school of thought। देखो, ये जो विचारधारा थी, ये जो स्कूल था, इसको लोगों ने फॉलो तो किया, बट लोगों को बहुत ज़्यादा जचा नहीं। अब जचा क्यों नहीं, इसका वही है जो मैंने आपको, इसका रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल यूनिट्स चेंज हो जाती हैं। भाई उस समय मोनार्की चल रही थी बहुत सारे देशों में, तो अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो भाई किसी ने किसी पे आक्रमण किया, दूसरे के राज्य को अपने में मिला लिया, ठीक है। पहले जो बी था वो ए में आके ए हो गया है, पहले जो ए था वो बी में जाके बी हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा, आपको रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि कांस्टेंट नहीं है चीज़ें, कि हमने एक बार लिख दिया कि
एक ही बाउंड्री जहाँ पर है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, बट ए गायब हो गया या बी गायब हो गया तो दिक्कत हो जाती है। अब आप बार बार रिविजिट करो तो आपका ना सस्टेनेबल डेटा नहीं है, आपका डिस्क्रिप्शन सस्टेनेबल नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये लोग उसी पॉलिटिकल यूनिट्स का यूज़ करते तो आज के समय में ज़्यादातर जगह पर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी चल रही है ज़्यादातर जगहों पे, या फिर बीच के जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पे मोनार्की या राजशाही चल रही है, प्रिंस वगैरह होते हैं, ठीक है, या डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन बेसिकली राजशाही तो नहीं चल रही है, आक्रमणकारी नहीं है कि दूसरे के राज्य को अपने में मिला लेते हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने उस समय इसको फॉलो करके डिस्क्राइब किया होता या डिस्क्रिप्शन दिया होता तो आज के समय में उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि आज जो है पॉलिटिकल फिनोमेना जो है पूरी दुनिया का वो बदल चुका है। ठीक है, तो लोगों ने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर अपोज करने के बाद कैसे अपोज किया? दे स्टार्टेड यूजिंग नेचुरल बॉर्डर्स टू डिवाइड रीजन्स। इन्होंने क्या कहा, जो ज्योग्राफर्स थे अपोज कर रहे थे जो, कि भैया देख लो हम नेचुरल बॉर्डर मानेंगे, हम नदी का यूज़ कर लेंगे, हम पर्वत का यूज़ कर लेंगे, हम पठार का यूज़ कर लेंगे, मैदानी इलाकों का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होंगी। मान लीजिए किसी ने आक्रमण कर भी दिया तो मैदानी इलाका अपने में मिला लिया तो हमको मतलब नहीं है कि तुम किस राज्य में हो, तुम पहले ए थे या बी थे, हमें मैदान से मतलब है, मैदान अभी भी वही है जहाँ पर था। ठीक है, नदी अभी भी वही है जहाँ पर थी, क्योंकि अगर आपने आक्रमण कर भी लिया तो नदी उठा के थोड़ी ले आओगे, नदी तो वहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम डिमार्केशन के लिए या फिर डिवीजन के लिए क्या यूज करेंगे, नेचुरल बॉर्डर्स यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो ये था हमारा पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही, तो इसको रफ कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल जो स्कूल ऑफ थॉट था वो समझ में आया होगा। वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला, लोगों ने उसको बहुत जल्दी ही अपोज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर नए स्कूल ऑफ थॉट की एंट्री हो रही है जिसको कहा जाता है रीन या फिर प्योर ज्योग्राफी। ठीक है, रीन और प्योर ज्योग्राफी। अब मेरे बारे में अगर आप कहें तो मैं ये रीन शब्द को बार बार भूल जाता हूँ, मतलब सबकॉन्शियस में चला जाता है जब मैं पढ़ाने आता हूँ या खुद भी याद करता हूँ, तो प्योर ज्योग्राफी ज़्यादा इजी लगता है, शुद्ध भूगोल। तो हिंदी में इसका नाम शुद्ध भूगोल ही है। ठीक है, अब देखिए इसकी एंट्री कब हुई थी, पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल स्कूल के बाद, जब लोगों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब उसको अपोज कर रहे हैं तो उन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा जो उसमें बताया गया था। ठीक है, तो द बेस ऑफ प्योर ज्योग्राफी, द बेस ऑफ प्योर ज्योग्राफी वॉज नेचुरल नॉट पॉलिटिकल। देखा आपने ना कि पिछली वाली को इन्होंने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है। अब यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से सपोर्टर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, प्योर ज्योग्राफी के स्कूल को ज्वाइन किया था, उसको बहुत ही ज़्यादा समर्थन देते थे। इसमें पहला नाम आता है बुआचे का। ठीक है, बुआचे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बुआचे। उसके बाद आते हैं जेसी गैटरर, जेसी गैटरर। ठीक है, अब अगर आपको नाम का उच्चारण कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके आगे ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख सकते हो ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, अगला है होमेयर, होमेयर एंड लास्ट जुएने, जिवेने, अजीब सी स्पेलिंग है, जिवेने।
ज्वेने, इनको यही बोला जाता है ज्वेने। तो इनके सपोर्टर कौन कौन थे? बुआचे, गैटरर, होमेयर एंड ज्वेने। ठीक है, तो इसको रफ कर दें और शुरू करते हैं एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? बुआचे को पढ़ेंगे। इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। नाउ हमारे फर्स्ट ज्योग्राफर कौन है? बुआचे। शुरू करें। ही वॉज जर्मन, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इन्होंने भी सेम वही काम किया जो कि जाहिर सी बात है कि प्योर ज्योग्राफी के ज़्यादातर ज्योग्राफर कर रहे थे, क्योंकि सब एक ही स्कूल से आते थे। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल पब्लिश कराया था और इन्होंने अपने आर्टिकल में जिस मेथड का यूज़ किया था वो ये था, लिख लीजिए, ही यूज्ड नेचुरल बॉर्डर्स टू रीजनल, फॉर होगा यहां पर, फॉर रीजनल डिवीजन। ठीक है, रीजनल डिवीजन इन हिज आर्टिकल। अब इनके आर्टिकल का नाम इंग्लिश में नहीं है, मैंने इसीलिए लिख के रखा हुआ है। इनके आर्टिकल का नाम है एसाई। एसाई थोड़ा सा आपको ESSAI, एसाई दी ज्योग्राफिक फिजिक, एसाई दी जियोग्राफिक फिजिक, यहीं पे लिख देता हूं, फिजिक। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था एसे दी ज्योग्राफी फिजिक। अब मुझे पता नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना अगर मैं समझ पा रहा हूँ। अब ये लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती है कि यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है और ये ईसाई का मतलब एसे है और दी का मतलब इसके बारे में या दा लगा हुआ है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में एसे या एसे ऑन फिजिकल ज्योग्राफी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि रीजनल ज्योग्राफी की बात हो रही है, यहाँ पर रीजनल डिवीजन की बात हो रही है और इन्होंने नेचुरल बॉर्डर्स यानी कि पर्वत, पठार, नदियाँ या बेसिन्स इन्हीं का यूज़ किया होगा। तो पॉसिबल है कि ये फिजिकल ज्योग्राफी, एसे ऑन फिजिकल ज्योग्राफी हो सकता है। एक बार चेक करना, अगर यही निकले तो कमेंट करके बताना। ठीक है, अदरवाइज आप याद कर लो कि इन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था ईसाई दी ज्योग्राफिक फिजिक। ठीक है, अब इन्होंने आइसोप्लेट का यूज करना स्टार्ट किया। इस थॉट ऑफ प्रोसेस में देखें तो ही वॉज फर्स्ट, ही वॉज फर्स्ट टू यूज आइसोप्लेट्स या आइसोलाइन, आप जो भी कहें, आइसोप्लेट्स का इन्होंने यूज किया सबसे पहले रिलीफ को मैप पर प्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट रिलीफ ऑन मैप। एंड इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं कि जो इन्होंने आइसोप्लेट का यूज किया था मैप में रिलीफ रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी समय पर इन्होंने इंग्लिश चैनल की स्टडी की, इंग्लिश चैनल के आसपास के एरिया की स्टडी की और उसमें इन्होंने यूज़ किया था ये आइसोप्लेट। ठीक है, तो इन्होंने ये किया, कहाँ किया? इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल की जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने ये यूज़ किया था। अब स्टडी इन्होंने 1737 में की थी, वो भी लिख लीजिए, 1737 में उन्होंने ये काम किया था। इसको नोट करिए, फिर मैं रफ कर देता हूँ। इन्होंने जितना भी काम किया, क्योंकि ये फर्स्ट थे प्योर ज्योग्राफी में बेसिकली अगर देखा जाए तो इनको फॉलो करने वाले लोग बहुत तेज़ी से बढ़े। ठीक है, ही गेन्ड टू मैनी फॉलोअर्स रैपिडली, मतलब बहुत ही जल्दी से इन्होंने कई सारे फॉलोअर्स अपने बना लिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये प्योर ज्योग्राफी के घोर समर्थक थे
तो पॉलिटिकल बाउंड्री की जगह पे इन्होंने नेचुरल बाउंड्रीज का यूज करना शुरू किया। ठीक है, दे बिलीव जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने पॉलिटिकल की जगह नेचुरल का यूज करना शुरू किया, तो दे बिलीव दैट natural borders are permanent and political borders या political units are डायनेमिक का मतलब परिवर्तित हो सकती हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं, तो इसीलिए इन्होंने उसका यूज नहीं किया। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी में डिवीजन किए कई सारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल बॉर्डर्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि बुआचे ने क्या क्या किया था। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही है। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे फॉलोअर इकट्ठे कर लिए। उसके बाद ये बिलीव करते थे कि जो नेचुरल बॉर्डर है, यानी कि जो नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पठार हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। दे आर परमानेंट इन द सेंस कि जैसे पॉलिटिकल यूनिट्स सडन चेंज हो सकती हैं, वैसे ये चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए ये नेचुरल बॉर्डर्स को मानते थे, ना कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स को। रफ कर देते हैं इसको। हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर आते हैं जिनका नाम है बुश्चिंग। ही वॉज ऑल्सो अ जर्मन। ठीक है, 1761 से लेकर 1766 तक, 1761 से लेकर 1766 तक ही वॉज अ पोप कहें आप, या फिर आप और प्रीस्ट भी कह सकते हैं। प्रीस्ट इन अ चर्च इन सेंट पीटर्सबर्ग में एक चर्च में ये लगभग 5 साल के कार्यकाल के लिए पोप या प्रीस्ट के तौर पर वहां पर थे। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ है जहाँ पे यूरोपियन रशिया आता है ना। रशिया के 2 पार्ट हैं, एक यूरोप का रशिया और एक एशिया में जो पार्ट आता है। ज़्यादा एशिया में आता है, यूरोप में थोड़ा सा आता है। तो उसी में मॉस्को के आसपास आप देखेंगे तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग दिखेगा। लेकिन रशिया की कैपिटल कहाँ है? रशिया की कैपिटल है यूरोपियन रशिया में। ठीक है, और रशिया का ज़्यादा पार्ट किधर है? वो है एशिया में। तो सेंट पीटर्सबर्ग की एक चर्च में ये क्या थे? पोप थे। ठीक है, इन्होंने एडवाइस दी या फिर प्रपोज किया। ही एडवाइज्ड टू रशियन जोग्राफर्स टू स्टडी। किस चीज की स्टडी करने के लिए इन्होंने प्रपोज किया या एडवाइस दिया? लैंडस्केप, टू स्टडी ऑफ लैंडस्केप जोन्स इन रशिया में जो भी लैंडस्केप जोन है उनकी स्टडी करने के लिए इन्होंने एडवाइस किया रशिया के ज्योग्राफर को। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम की बुक भी पब्लिश की। ही पब्लिश्ड बुक, क्या नाम था? वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व भूगोल नाम की एक पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन कराया। और वो भी 1-2 पार्ट में नहीं, सिंगल बुक नहीं थी, ये 6 पार्ट में थी। 6 पार्ट्स में इन्होंने पुस्तक को पब्लिश कराया। ठीक है, रफ कर दूं इसको। अगला पॉइंट, ये पहले इंसान थे जिन्होंने रशिया को ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के आधार पर विभाजित किया था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट हु डिवाइड
रशिया ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, आप लिखिए, मैं जरा मार्कर चेंज करता हूं क्योंकि ये खत्म हो गया है, इंक खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये पहले थे जिन्होंने लैटिट्यूड के आधार पर, अक्षांश के आधार पर रशिया का विभाजन किया था, उसको डिवाइड किया था। ठीक है, और बहुत ही जल्दी इन्होंने जो एडवाइस दी थी वो रशिया के जोग्राफर्स ने मान भी ली। ठीक है, रशियन जोग्राफर्स एक्सेप्टेड द एडवाइस, बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो जाएगा, छोटा करते हैं, एक्सेप्टेड हिज एडवाइस। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी बुश्चिंग ने कहा था। ठीक है, और धीरे धीरे प्लान करने लगे कि रशिया को डिवाइड किया जाए इनटू नेचुरल रीजन्स। तो रशियन जोग्राफर एक्सेप्टेड हिज एडवाइस एंड started planning to divide Russia in natural regions। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ठीक है, चलो जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे हम नेचुरल रीजन्स में रशिया को डिवाइड कर सकते हैं और फिर कैसे हम उसको आगे स्टडी कर सकते हैं। अब इनकी बुक एक पब्लिश हुई थी। अब इनकी बुक का नाम क्या है, वो थोड़ा सा टफ है, मतलब अलग लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ देखकर। न्यू स्पेलिंग, ये अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो आप देखिएगा। अभी जब लिख लेते हैं तो देखते हैं कि ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। ERDBIS, एडबिस, अभी तक तो एडबिस लग रहा है। CHRIE और BUNG। उसके बाद बस इतना ही नाम है, इसके 11 पार्ट थे। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, न्यू एडबिस त्रिभंग। अब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लो, आप अपने हिसाब से जैसे याद कर सकते हो याद करो भाई, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है। तो इनकी बुक का नाम ये था। ठीक है, तो बेसिकली बुश्चिंग के बारे में बस इतना ही। तो जो अभी हम जोग्राफर जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो भी प्योर ज्योग्राफी के ही जोग्राफर हैं, जिनका नाम है गैटरर। ठीक है, गैटरर ने क्या किया था भाई, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन है जो आप लिखो। इन्होंने एक डेफिनेशन दी। डेफिनेशन में बेसिकली इन्होंने सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा ना, सबसे पहला सेंटेंस जिन्होंने अपनी परिभाषा में डेफिनेशन में लिखा है वो इरेटोस्थेनीज वाला है। आप समझ गए होंगे क्या लिखा है। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब इन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी का वर्णन है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन है, जो कि फोकस करता है, केंद्रित है, किस पर, कॉमा लगाइए, विच फोकस या फोकसेस लिख लीजिए, फोकसेस ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ, फोकसेस ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये फोकस क्या करता है कि अर्थ का स्वरूप कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एंड उसके बाद कैसा है ये तो पता लग गया, मानव ने इसको कैसे परिवर्तित किया, एंड हाउ
ह्यूमन modified it and its म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना फेसबुक पे, उसी तरह म्यूचुअल इफेक्ट्स ऑन हेवन। हेवन का मतलब यहाँ पे ब्रह्मांड से है, ऑन हेवन एंड अर्थ। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके कीवर्ड। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ विच फोकसेस किस पर, अपीयरेंस ऑफ द अर्थ एंड हाउ ह्यूमन मॉडिफाइड, कैसे ह्यूमन ने इसको अपनी तरह से ढाल लिया, परिवर्तित कर लिया, और फिर जब ह्यूमन ने इसको ढाल लिया है तो उसके परस्पर क्या, परस्पर मतलब दोनों पर एक साथ, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना फेसबुक पे, आपका दोस्त जो है वही मेरा दोस्त है, उसी तरह कि हेवन और अर्थ पर कौन कौन से प्रभाव हैं जो कि एक जैसे हैं, यानी कि म्यूचुअल इफेक्ट ऑन हेवन एंड अर्थ। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। एक और पॉइंट आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं। एब्रिस, नाम बहुत अजीब अजीब से हैं, बुक का नाम है इनका एब्रिस डी जियोग्राफिक, एब्रिस डी जियोग्राफिक इनकी बुक का नाम है, डी नहीं है, डर है। ठीक है, एब्रिस डी जियोग्राफिक इनकी बुक का नाम है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, he did natural division of the अर्थ। इन्होंने क्या किया है, अर्थ का प्राकृतिक विभाजन किया है, यानी कि प्राकृतिक फिनोमेना जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके आधार पर इन्होंने अर्थ को डिवाइड किया है, उसके प्रदेशों को डिवाइड किया है, नेचुरल डिवीजन। ठीक है, ऑफ रीजन्स, नेचुरल डिविजन्स ऑफ द अर्थ रीजन्स, अर्थ के आगे रीजन्स भी लगा लीजिए। ठीक है, रीजन्स का इन्होंने डिवीजन किया है। एंड इनकी जो बुक है, ही ऑल्सो डिस्क्राइब एड्रेस डेर ज्योग्राफिक, इनकी बुक का नाम है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब पॉलिटिकल यूनिट इन हिज बुक। देखिए, अब ये प्योर ज्योग्राफी के समर्थक हैं, इन्होंने अर्थ के रीजन्स का डिवीज़न पॉलिटिकल आधार पर नहीं किया है, नेचुरल आधार पर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है पॉलिटिकल यूनिट्स का, उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, बट उसका यूज़ अर्थ के रीजनल डिवीज़न में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी बुक है एड्रेस डेर ज्योग्राफिक, उसमें पॉलिटिकल यूनिट को भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और ये जिंदगी भर इनका जो काम करने का मकसद था, हिज ओनली ऑब्जेक्टिव टू डेवलप प्योर ज्योग्राफी। ठीक है, ये पूरी ज़िंदगी जो काम कर रहे थे इनका सिर्फ एक मकसद था कि शुद्ध भूगोल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट गैटरल। ठीक है, अगले ज्योग्राफर की ओर बढ़े जिनका नाम है होमेयर। ठीक है, he was a big follower of बुआचे। ठीक है, ये बुआचे के अच्छे खासे फॉलोअर थे। ठीक है, अभी आपने बुश्चिंग को पढ़ा, बुआचे को पढ़ा एंड गैटरर को पढ़ लिया है। तो ये क्या थे, बुआचे के अच्छे खासे फॉलोअर थे। 1805 में इन्होंने नेचुरल डिवीजन किया था अर्थ का। ही डिड
he divide earth regions on the basis of natural units in 1805। 1805 में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया अर्थ को रीजन्स में नेचुरल यूनिट्स के बेसिस पर। ठीक है, ही बिलीव्ड इन लैंड फॉर्म्स यूनिटी, जो स्थलाकृति हैं उनकी एकता पर इनका विश्वास था। ही बिलीव्ड इन लैंड फॉर्म्स यूनिटी, लैंड फॉर्म्स की यूनिटी के बारे में इन्होंने बात की। अब यूनिटी का मतलब ये नहीं कि सब एक साथ होते हैं, यूनिटी का मतलब उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो बनने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं एकता पाई जाती है। ठीक है, इनका मानना था कि जो राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, जो पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं, वो बेसिकली ऐतिहासिक घटनाओं का रिजल्ट होती हैं और ये डायनेमिक होती हैं, ये कभी भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, he believe that political units are the result of historical events। ठीक है, जो मैंने आपसे बात कही कि जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो क्या हैं, रिजल्ट हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स का, और जो है क्या, डायनेमिक है, विच इज डायनेमिक, यानी कि कभी भी चेंज हो सकती हैं। बट इन्होंने आगे लगा दिया बट नेचुरल यूनिट्स आर परमानेंट। कर दी ना इन्होंने वही बात जो कि अब तक सब करते आ रहे थे, कि हम बेसिकली सब घुमा फिरा के एक ही जगह पे आ रहे हैं कि हमको नेचुरल यूनिट्स का, नेचुरल फिनोमेना का ही यूज़ करना है रीजनल डिवीजन में, लेकिन घूम फिर के आते हैं, सबके रास्ते अलग अलग तरीके से। इन्होंने भी बोल दिया कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, इतिहास की घटनाओं का रिजल्ट है जो कि चेंज हो सकती हैं कभी भी, लेकिन नेचुरल जो फिनोमेना है, नेचुरल जो यूनिट्स हैं वो फिक्स है, परमानेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली हैं। रफ कर देते हैं इसको। अब इन्होंने लैंडफॉर्म्स की एक हायरार्की बताई है। ठीक है, अब उस हायरार्की का आज के समय में क्या यूज़ है मैं नहीं समझ पाया, आप समझ पाए तो बताइएगा। हायरार्की मतलब सबसे पावरफुल से लेकर सबसे इंफीरियर तक, हायरार्की ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, पहले नंबर पर इन्होंने रखा है लैंड को। ठीक है, दूसरे नंबर पर इन्होंने रखा हुआ है लैंड शाफ्ट, जिसको हिंदी में इन्होंने प्रदेश का नाम दिया, मतलब हिंदी में तो हम लोगों ने नाम दिया है, बुक में जिस हिसाब से लिखा है वो बता रहा हूं। उसके बाद है गिगेंड पढ़ेंगे, जिजेंड पढ़ेंगे, आई डोंट नो, मैं इसको जिजेंड पढ़ता हूं। जिजेंड इसका मतलब है इलाका। ठीक है, इलाका सुनने में खतरनाक लग रहा है। उसके बाद आता है ओर्ट। ओर्ट बहुत छोटा सा नाम है, ORT, इसका मतलब है स्थल। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले लैंड आते हैं। ठीक है, लैंड का मतलब अब क्या कहें, स्थल ही तो कहेंगे उसको, लेकिन स्थल इन्होंने ओर्ट को कह दिया है। तो सबसे पहले लैंड आते हैं हायरार्की में, उसके बाद प्रदेश आता है। मतलब यहाँ पे लैंड का मतलब होगा पूरी पृथ्वी। अभी अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो लैंड का मतलब पूरी पृथ्वी है। उसके बाद एक कोई प्रदेश आता है, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा वर्ल्ड, लैंड इंडिया, लैंड शाफ्ट लखनऊ, इलाका मेरा घर, स्थल। इसी तरह इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। अगर हम इंडिया को लैंड मान लेते हैं तो इंडिया, प्रदेश उत्तर प्रदेश, इलाका लखनऊ, स्थल मेरा घर, ऐसे कुछ हो। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ये हायरार्की बताई है। रीन ज्योग्राफी ऑफ वॉन यूरोप इनकी बुक का नाम है, इधर लिख देता हूँ।
रेन ज्योग्राफी ऑफ वॉन यूरोप। ठीक है, तो इनकी किताब का नाम आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंग्लिश में नहीं है, इसका भी नाम इन्होंने अपने क्षेत्र की भाषा में ही रखा हुआ है। अब इस बुक में क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, पूरी किताब तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बेसिकली इन्होंने रिवर एंड रिवर बेसिन्स, इसको रफ कर देता हूँ पहले, उसके बाद इन्होंने बेसिन्स, रिवर बेसिन्स और रिवर का यूज किया है रीजनल डिवीजन के लिए। ही यूज्ड रिवर एंड रिवर बेसिन्स फॉर रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन, कितने सारे आई हैं डिवीजन में, ठीक है। और घुमा फिरा के ये भी आ जाते हैं अपने एक ही उद्देश्य पे। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज द डेवलपमेंट ऑफ प्योर ज्योग्राफी। ठीक है, इनका बेसिक पर्पस क्या था? प्योर ज्योग्राफी को विकसित करना, उसका विकास करना। तो दिस इज ऑल अबाउट होमेर। होमेर के बारे में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है। वैसे तो कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, इतना आप पढ़ लीजिए, दैट्स इनफ। रफ कर देते हैं इसको। ज्यूने, ज्यूने, GEUNE, ज्यूने, ZEUNE, जी बोला था, ज्यूने। ये हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं जो कि प्योर ज्योग्राफी. को सपोर्ट करते थे. ठीक है, अब ये आते हैं होमेर के बाद और ये फॉलो भी करते हैं होमेर को. फॉलोअर ऑफ होमेर. होमेर ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी पब्लिश किया, उसके ये बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करते हैं और इनके काम में भी उसकी झलक देखने के लिए मिलती है. ठीक है, अब क्योंकि फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि झलक के साथ साथ काम में भी समानताएं दिखेंगी. ही ऑल्सो यूज्ड रिवर एंड रिवर बेसिन्स फॉर रीजनल डिवीजन. ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, रिवर और रिवर बेसिन्स का यूज किया. ठीक है, अब इनकी बुक का नाम शॉर्ट में बता देता हूं, लॉन्ग में आपको अगर मिल जाए इस बुक का नाम तो आप बताइएगा कि इसका क्या नाम है. इसकी बुक के नाम के आगे एक सेंटेंस है. ठीक है, इसको आप होमवर्क समझिएगा. वैसे मैंने लिख रखा है, टफ है, मैं देख के बता सकता हूं बट नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूं. ठीक है, जिसका नाम है जिया. बुक जिया. जिया के आगे डैश है और 3-4 शब्दों का नाम है. ठीक है, जैसे कि शक्ति द पावर होता है ना, फिल्में बनती हैं, वैसे ही जिया. ठीक है, ही अवॉइड पॉलिटिकल यूनिट्स इन रीजनल डिवीजन. रीजनल डिवीज़न को करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल यूनिट्स का बाइकआउट तो नहीं कहेंगे, अवॉइड किया, उसका यूज़ इन्होंने नहीं किया है. ठीक है, तो प्योर ज्योग्राफी के जितने भी सपोर्टर थे, गैटरर या फिर बुआचे या फिर बुशिंग, जिन्होंने के बारे में सबसे कम इंफॉर्मेशन है, बस इतनी सी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जियोने. तो यहाँ पर हमारा प्योर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, क्योंकि बदले में आपका सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है. जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि चलो क्लास लेनी है.
ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से जो भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।